वेलकम बैक नाजरीन। सर सिंस यू आपने ये 4 लोटों की बात की, कल परसों से इस्लामाबाद में खबर घूम रही है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद आपके एमएनएज, आपके एमपीएज इंडिपेंडेंट है ना, दे आर इंडिपेंडेंट येट अगेन। तो उनमें से 22 की क्यों खबर चल रही है कि 22 के लोग, जो 22 के करीब नंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से इलेक्ट हुए एमएनएज का, जो पीएमएलएन पीपल्स पार्टी है, जेयूआईफे वगैरह में इन डेज टू कम जा सकते हैं। आप अपडेटेड हैं सर उस सिचुएशन से? सर देखिए, मैं उसमें बड़ा बादशाह लोग हैं जो जिस बंदे की कोई थ्योरी बनती है वो हर बंदा यहाँ पे अरिस्टोटल बना बैठा है। हम्म। मसला ये है कि आप स्टार्ट करेंगे जिस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे रिजर्व सीटों के लिए। हम्म। उससे पहले स्टेटस क्या था? उससे पहले स्टेटस ये था कि हमारे 80 के करीब एमएनए जो थे वो एसआईसी का जी। हिस्सा थे। जी। ऐसे ही है ना जी? जी। और वो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में भी और नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट के रिकॉर्ड में भी। जी। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फुल कोर्ट का फैसला आता है जिसमें तमाम एमएनएस को दोबारा ये इख्तियार दिया जाता है कि अगर आप किसी दोबारा पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ज्वाइन करना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं हम्म। तो हम एक दो के अलावा, चूंकि मैं और फैसल अमीन साहब तो जाहिर है सुन्नी ताप कौंसिल के एमएनए हैं, जी। बाकी तमाम लोगों ने अपने एफिडेविट्स जमा करवा दिए जो टाइम सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिया था। हम्म। अब ये इस फैसले को इम्प्लीमेंट किए बगैर इलेक्शन कमीशन चला गया रिव्यू के अंदर। हम्म। जब इस फैसले को इंप्लीमेंट नहीं किया तो आज भी आप नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट का जो रिकॉर्ड है वो उठाएं तो वहां पर इन तमाम अराकीन के आगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ही लिखा हुआ है। हम्म। अब चूंकि रिव्यू का फैसला आ गया, वो जैसा भी आया आपके सामने है, मैं उसका कानूनी पहलू बात कर रहा हूं। हम्म। जब रिव्यू के अंदर थोड़ी तादाद में जजेस ने फुल कोर्ट के फैसले को तब्दील कर दिया, जो कि नहीं हो सकता लेकिन बहरहाल उन्होंने कर दिया, हम्म। उसके बाद वो स्टेटस बहाल हो गया जो सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व सीटों से पहले का था। ठीक है। वो स्टेटस ये है कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं 80 वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा होंगे। हाँ। और जो हमारे कुछ पार्लियामेंटेरियंस जो आजाद हैं हाँ। वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान थे, जैसे बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जैसे स्पीकर असद कैसर साहब हैं, जैसे जी। और कुछ लोग हैं। उन्होंने वो चूंकि ज्वाइन नहीं कर सकते थे एसआईसी, तो जी। दे विल रिमेन इंडिपेंडेंट। बाकी जितने भी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले वाली सिचुएशन बहाल होगी तो वो सब एसआईसी में हैं। सर ये तो फिर नो वन इज उस्मान गोइंग चौधरी साहब नोवेयर। को कहाँ पर काउंट करते हैं, जिन्होंने कल पीएमएलएन ज्वाइन किए, साहिवाल से एमएनए जो थे? उस्मान चौधरी साहब पहले छोड़ गए थे जी। आपको याद हो जब 26वीं तरमीम का मामला आया था तो उस्मान साहब उसी वक्त लोटा हो गए थे। जी। और इन्होंने चूंकि बयान हल्फी भी एसआईसी का जमा करवाया हुआ है और हमारे पास इनका बयान हल्फी मौजूद है, तो आई बिलीव के उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिस्क्वालिफिकेशन के लिए स्पीकर के पास जाना चाहिए। सर यहाँ पे ना थोड़ा सा, क्योंकि आपका रिलीजियस बैकग्राउंड है माशाल्लाह, थोड़ी सी मैं रहनुमाई आपकी यहाँ पे चाहूंगा। कल मैंने ट्वीट देखी महेंद्र पाल सिंह साहब की, मुझे बड़ा दुख हुआ वो ट्वीट देख के उस्मान चौधरी साहब वाले मामले के ऊपर। उस्मान चौधरी साहब की एक फुटेज है कुरान के ऊपर हाथ रख के हल्फ देते हुए, कि पब्लिक फुटेज है, लोगों के सामने, मतलब वीडियो पब्लिक हुई थी वो, कि जी मैं इमरान खान साहब को लॉयल रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अगेन ऑल दैट। साहब जरा हामिद रजा साहब, कुरान पाक से मुकद्दस कोई किताब नहीं है। आपको पता है कि मैं पॉलिटिक्स के अंदर इस किस्म की बात करने का आदी नहीं हूं, लेकिन जब महेंद्र पाल सिंह साहब ने वो ट्वीट किया ना कि क्या तमाम तर कवानीन और तमाम तर इखलाकियात सिर्फ माइनॉरिटीज पर लागू होती हैं इस मुल्क के अंदर, सो आई वाज एक्चुअली वेरी हर्ट। सर मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ इस बात के ऊपर। मैं बल्कि इन एडिशन मैं एक बात आपको अर्ज करता हूँ, जब ये इलेक्शंस हो रहे थे फरवरी के, तो मैं आखिरी एक हफ्ता अपने हलके में आया तो कुछ लोगों ने, चूंकि मेरा हलका राजा रियाज वाला था, बेसिकली मेरे वालिद का ही हलका था वो, जी। तो एक मरतबा राजा साहब वहां से जीत गए, तो लोगों ने मुझे कहा कि जी आप कुरान पे हलफ दें। तो मैंने कहा भी मैं सियासत के अंदर कुरान को नहीं लेके आता। मर्द की जुबान होती है, जी। खानदानी आदमी की जुबान होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा हल्का इस तरह मेरे से खुश है। उन्होंने किया, कहा जी कि आपने प्रूव किया कि आपने अपने बाप दादा की और अपनी जुबान की लाज रखी, एंड यू हैव फेस्ड ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच यू कुड हैव फेस्ड। अब मसला ये है कि मेरा जो अपना ओपिनियन है वो ये है कि उस्मान साहब ने चूंकि दे दिया, कुरान के ऊपर हलफ दिया। आर्टिकल 62 63 क्या कहता है सर? जी। आर्टिकल 62 63 यही कहता है, पाकिस्तान के अंदर आपको याद हो अदालतों के अंदर भी जब हम खड़े होते हैं तो हम हलफ कुरान के ऊपर जी देते हैं बिल्कुल। कि जो कहूंगा सच कहूंगा, खुदा रसूल को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं। अब एक आदमी ने, उसके दो पहलू हैं, एक दुनियावी पहलू है, एक उसका उखरवी पहलू या दीनी पहलू है। दीनी पहलू तो मैं आपको एक बात वसूख के साथ कह सकता हूं
कि जो आदमी झूठा कुरान उठाता है, इसके ऊपर अहादीस मौजूद हैं, इसके ऊपर तफासीर मौजूद हैं कि ऐसा शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जब झूठ बोलता है और बदअहदी करता है और उसके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं था, उसने खुद अपने आप की पोजीशन को क्लियर करने के लिए कुरान उठाया, तो उसकी मार पड़ती है उस शख्स के ऊपर। इस दुनिया में भी उसके ऊपर मार पड़ेगी, आखिरत में भी उसके ऊपर मार पड़ेगी। ये था दीनी पहलू। दुनियावी पहलू ये है कि हम जो मुआशरा है एक इस्लामी मुआशरा है और यहाँ पर कुरान पाक की आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं कि हम सिर्फ माइनॉरिटीज का देखते हैं। अगर मुस्लिम अक्सरियती मुल्क के अंदर कोई शख्स झूठा कुरान उठाकर सिर्फ एक रूलिंग पार्टी को ज्वाइन कर ले और उस कुरान से किए गए हलफ और पासदारी को तोड़े, तो मैं 5 साल की बात नहीं करता सर, वो आदमी फॉर लाइफ डिस्क्वालिफाई होना चाहिए, उसको हर ओहदे के लिए नाअहल कर देना चाहिए। ये कुरानी अहकामात की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। सर लास्टली फरमाइएगा, कोई स्टैब्लिशमेंट से रवाबित, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट है या एक्सपेक्टेड भी है? नॉट टू माई नॉलेज सर। नाज़रीन साहब, जरा हामिद रजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। साहब रजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। वी ऑल नो दैट कि 40+ केसेस आप पे भी चल रहे हैं और जिस तरह आपने शो में भी बताया कि कोई 3 दिन से आप सोए नहीं है, फिर भी आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और इस सेगमेंट में बात करते हैं आज जुडिशल कमीशन की कार्रवाई की। कुछ एतराज़ात भी उठाए गए, नए चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं हाई कोर्ट्स के, उनकी तैनातियाँ भी हो गई। हमें ज्वाइन किया अभी ज़ुबैरी साहब ने और हसन रजा पाशा साहब ने, दोनों माहिर कानून हैं, तो ज़रा डिटेल्ड में इस कार्रवाई को थोड़ी सी परखने की कोशिश करते हैं। अभी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। सर, हाउ डू यू सी आज की कार्रवाई को, कैसे देखते हैं? मैं डिटेल क्वेश्चन इसकी जानिब बाद में आता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे आपने खुद फरमाया कि जो मुतवक्के फैसले थे वही हुए। अब तो आप बता सकते हैं कि कैसा फैसला हो रहा है। जुडिशल कमीशन में हुकूमती अरकान और उनके साथियों की अक्सरियत है जी। चीफ जस्टिस साहब, और अगर वो उनके खिलाफ जाते हैं तो वो हमेशा माइनॉरिटी में आ जाएंगे, अक़लियत में आ जाएंगे और आते ही रहते हैं, आप देखें। एंड तो लेकिन बात जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तो शुरू में जब ये 26वीं तरमीम आई थी और लोगों ने पटिशन दाखिल की थी, उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं बनी थी। उस वक्त एक मीटिंग हुई कमीशन, जो एक कमेटी थी, उसके अंदर जो जजेस थे और इंक्लूडिंग द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, उनसे कहा गया कि अक्सरियत से उन्होंने कहा कि जी इन केसों को लगाएं, उन पर सुनवाई करें, जो भी फैसला आए फुल कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, उसके हिसाब से फिर 26वीं तरमीम आइन के हिसाब से सही है गलत है करें। लेकिन वो चीफ जस्टिस साहब ने वो नहीं लगाया, डिस्पाइट द फैक्ट वो माइनॉरिटी में थे उस वक्त, लेकिन उन्होंने वो केस नहीं लगाया। फिर आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गई और फिर सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स थे उसके तहत वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी बेंच के सामने जाते हैं और वहां लगते हैं। उसका देखिए, जो उसके अपॉइंटमेंट का इख्तियार भी सिर्फ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, तो उसमें अक्सरियत भी हुकूमती अरकान की है और बार काउंसिल के अरकान भी उनके साथ होते हैं। और जो जजेस जो उसमें कुछ अपॉइंट होते हैं बाहर से, जो एक रिटायर्ड जजेस होता है, वो भी आप देखें, जैसे आज के केस में आपने देखा कि वो भी अक्सरियत फैसले के साथ चले जाते हैं। तो उमूमन ये जो पीटीआई के अरकान होते हैं या कुछ जजेस होते हैं, वो हमेशा अक़लियत में आ जाते हैं। तो इसके हिसाब से वही फैसला हुआ जो हम समझते हैं। जिस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस डोगर को तो ट्रांसफर करके लाया गया था लाहौर हाई कोर्ट से, और फिर उनको सदर को, सुप्रीम कोर्ट ने खुद मामला सदर मुमलिकत को दे दिया, हुकूमत के पास भेज दिया था कि फैसला करें सीनियरिटी का। हुकूमत ने कल परसों नोटिफिकेशन निकाल दिया था उनके सीनियरिटी का। और जो अंडर दी 26वीं तरमीम आर्टिकल 175A के तहत 3 जो सीनियर जजेस होते हैं उनमें से चुनाव करना होता है कि कौन चीफ जस्टिस होगा। लेकिन जब जस्टिस डोगर को लाया गया था तो नेचुरली उन तीनों में से तो नहीं हो रहा था, जस्टिस डोगर को ही अपॉइंट हो रहा था। और वही आप देखें, बाकी पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो जजेस थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस जो थे, वो सीनियर नहीं थे, लेकिन उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया आज। और सिंध हाई कोर्ट में अलबत्ता सिंध हाई कोर्ट में जो सीनियर जज थे जस्टिस जुनैद गफ्फार, उनको चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बनाया गया। जी नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।